स्टूडेंट, कल आपका पेपर था, पहला साइंस का पेपर हुआ है आपका क्लास 8 का। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलतियां भी करी। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत करते हैं यहाँ से रोल नंबर के लिखने से। ठीक है, रोल नंबर कैसे लिख सकते हैं आप, है ना। आपके रोल नंबर की डिजिट हो सकता है कुछ भी हो, जैसे कि 8th की हो तो 8 से शुरुआत होगी, 8 1 2 1 6 1 4 2 4, इस टाइप से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको नंबर इसमें लिखना होता है, तो आप शॉर्ट अक्षरों में लिखोगे। कैसे लिखोगे शॉर्ट अक्षरों में? EIGHT ONE1 TWO2 ONE1 SIX6 ONE1 FOUR4 TWO2 FOUR4, इस टाइप से आप लिखोगे। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखोगे, जो भी स्कूल में आप पढ़ते हो, आपके स्कूल का डाइस कोड जो कि रोल नंबर में लिखा होता है। यहाँ पर आपके परीक्षा केंद्र का नाम जो भी आपके उस रोल नंबर में होगा। नहीं समझ में आए तो वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा का दिनांक, जैसे कल जो था उसका लिख देना, अगला जो आएगा उसका लिख देना। ठीक है, अगला मतलब अगले पेपर में, कल का पेपर तो हो चुका है, अगले पेपर जैसे 27 को पेपर होगा तो यहाँ पर आप 27 डालोगे, 27/3/2023 डालोगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको कल के पेपर का सॉल्यूशन देता हूँ साइंस का। जिन बच्चों ने जो गलतियाँ करी हो वो देख लेना। बच्चों, ये मेरे पास एक्चुअली नमूना दिखाने के लिए नहीं था, मेरे पास ये इंग्लिश के पेपर का नमूना मिल पाया तो मैं उसी से आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका विषय साइंस लिखा था इंग्लिश मीडियम की जगह। ठीक है, तो विषय साइंस था आपका। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ बच्चों। ओरिजिनल पेपर तो बच्चों नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा काट पीट के हमने रेडी करा है। पहला आपके MCQ आए थे 10 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल। सॉइल को न्यूट्रिशन कौन नहीं देता है? तो इसका आंसर सी था, हार्वेस्टिंग से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। द मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है हाउस फ्लाई, घर के अंदर जो मक्खियाँ होती वो। ठीक है, द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का असली कारण क्या है? तो इसका असली कारण है बच्चों, मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर। एयर के अंदर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ही इसका मेन कारण है। अगला है, एक रिन्यूएबल सोर्स बताइए। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, तो इसका आंसर है सनलाइट। सन की लाइट रिन्यूएबल है बच्चों, हमारे पास कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये गलत लिखा हुआ किसी बच्चे ने भरा था उसकी। बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में होता है बच्चों बडिंग से। किससे होता है? चौथा ऑप्शन है बडिंग से। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तो पांचों क्वेश्चन अब मैं आपको क्वेश्चन 6 दिखाता हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर नहीं मिल पाया मुझे, इसका मैं बता दूं आपको। इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो कौन सा हार्मोन है जो कि पेंक्रियास से नहीं निकल पाता है? तो उसका आंसर था इंसुलिन। ज़्यादा निकलता है, सॉरी, ज़्यादा निकलता है, तो वो होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा आंसर था इसका? पहला ही ऑप्शन था इंसुलिन हार्मोन, आप लोगों को पता ही होगा। 7th जो क्वेश्चन है, वेन वी ओपन अ टेप वाटर स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड द अर्थ। जैसे आप नल खोलते हैं अर्थ की तरफ पानी निकलने लग जाता है। विच फोर्स इज पुलिंग द वाटर टूवर्ड द अर्थ। पानी को अर्थ की तरफ कौन खींचता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन खींचता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सही आंसर है। ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन अनादर चार्ज्ड और अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज। मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा धुंधला है बच्चों, पर मैं बता रहा हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज टी सुनामी। या सुनामी को कौन कॉज नहीं करता है? तो लाइटनिंग से नहीं होता है, लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग से नहीं होता है, कोई बिजली गिरने से कभी सुनामी नहीं आता है बच्चों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट के रिफ्लेक्शन लॉ में सबसे सही क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। चलिए आइए, तो 10 क्वेश्चन आपके कैसे थे? MCQ बेस्ड थे। अब अपन करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों। कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 3 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है,
तो बच्चों आंसर है वीड्स आर दोज अनडिजायर्ड प्लांट विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड। मतलब वीड कुछ ऐसे अनडिजायर्ड मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे प्लांट है विच ग्रो जो उग जाते हैं नेचुरली, अपने आप ही उग जाते हैं, किसके साथ? क्रॉप्स यानी फसलों के साथ। ठीक है, ये तो वीड हो गया। हाउ कैन वी कंट्रोल देम, तो बच्चों आप इसका आंसर यहीं तक लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ डेफिनेशन पूछिए तो आप डेफिनेशन लिखो। हाउ कैन वी कंट्रोल देम, तो हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये आंसर याद लिखो। टू कंट्रोल द वीड वी कैन अडॉप्ट फॉलोइंग वेज, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क्स में आया तो आप थोड़ा छोटा कर सकते हो। टू कंट्रोल द वीड्स वी कैन अडॉप्ट फॉलोइंग वेज, हम ये तरीके अपना सकते हैं। पहला, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन uprooting and killing the of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। मतलब खोदना, टिलिंग मतलब क्या होता है? खोदना। जैसे प्लोइंग होता है वैसे टिलिंग या होती है, उस टाइप से आप बीज बोने से पहले, बिफोर सोइंग क्रॉप्स, ठीक है, जिससे क्या होगा? अपरूटिंग मतलब उनके रूट ऊपर आ जाएंगे, है ना, और वो किलिंग मतलब मर जाएंगे। ठीक है, ड्राई होके, सूख कर। दे कैन बी रिमूव बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड विद द हेल्प ऑफ हैंड, खुरपी और हर्रो, बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड। मतलब उनको जैसे ही वो बनते हैं, जैसे उगने लग जाए, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए जब तक कि उनके फ्लावर या बीज नहीं बने, क्योंकि फ्लावर और बीज पड़ गए तो नए पौधे उग जाएंगे। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड। वीडीसाइड नाम से कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको छिड़कने से भी इनको बचा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 12 है बच्चों, हाउ डज द वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी। वैक्सीन हमारे बॉडी में किस तरह काम करती है, तो इसका आंसर यहाँ ही है। व्हेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इनवेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। मतलब क्या, कि जब डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी हेल्दी बॉडी में, तो द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडी। मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बना ली जाती है हमारी बॉडी में। जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, वो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में रहते हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, और हम उस डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया से हमेशा बच सकते हैं। सो इट इज़ द वे व्हेन अ वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी, या हाउ अ वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ बच्चों। 13 क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA इन इंडिया गिव टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग, राइट एनी 3 सजेशन। मतलब कौन कौन से सजेशन दिए हैं उन्होंने, उनमें से कोई 3 बताओ। तो सम सजेशंस आर फॉलोइंग, कुछ सजेशन ये रहे। पहला, टू ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब गाड़ी को बिल्कुल एक जैसी रफ्तार में चलाएं, कम ज़्यादा ना करें। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट आते हैं वहाँ पर इंजन को स्विच ऑफ करें। इंश्योरिंग रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपनी गाड़ी का रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहें। क्या कराते रहें? गाड़ी का रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहें। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 14, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमको कंजर्व क्यों करना चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर है, बायोडाइवर्सिटी शुड बी कंजर्व्ड टू प्रिवेंट स्पीसीज एक्सटेंशन। मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व इसलिए करना चाहिए जिससे कि कोई स्पीसीज मतलब कोई भी जानवर, जैसे कि शेर हो गया, जैसे कि कोई मंकी हो गया, कोई भी स्पीसीज मतलब कोई भी जानवर, है ना, एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म ना हो जाए। इट इज़ प्रिजर्व्ड टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, क्योंकि इससे नेचर का बैलेंस बना हुआ रहता है। इफ़ वन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन गेट्स एक्सटिंक्ट, मतलब अगर फूड चेन के अंदर, फूड चेन मतलब कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, तो फूड चेन के अंदर जब एक कोई चीज़ स्पेसीज ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, इट विल इम्पैक्ट मतलब ये असर डालेगी द लाइव्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीवन पर भी ये असर डालेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इन सीक्वेंस। तो बच्चों इसका आंसर पहले बता दूं मैं आपको, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है।
सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। मतलब किसी लार्वा का एडल्ट बनना जिसके अंदर बेहतरीन चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। ड्रास्टिक मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगा, आप समझ ही नहीं सकते कि कहाँ से क्या हो गया, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टेडपोल। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर आपको पूछा गया है, ये तो यहाँ तक हो गया, मेटामॉर्फोसिस तक का काम हो गया। अब नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में लिखना है ना, इसमें यहाँ पर थोड़ी सा गड़बड़ है, मैंने जो दिखाया वो सही है। तो आपको लाइफ साइकिल के नाम बताना है कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको नंबर से बताता हूँ, है ना। यहाँ पर सबसे पहला होता है लाइफ साइकिल में एग मास, मतलब बहुत सारे एग रहते हैं, अंडे रहते हैं। फिर उससे बनता है टेडपोल, दूसरा। तीसरे नंबर पर आता है टेडपोल विथ लेग्स। नंबर 4 पर आएगा यंग फ्रॉग, और नंबर 5 पर आएगा अडल्ट फ्रॉग। क्या आएगा, अडल्ट फ्रॉग। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है ना। इसके लिए हेडिंग क्या डालोगे, तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हो स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ये, और फिर 1 2 3 करके आंसर लिख सकते हो, स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पेपर प्रॉपर नहीं मिला है ना, नहीं तो आपको बहुत मज़ा आता। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन एग्जाम्पल फॉर गिवन फोर्सेज। मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है पुश एन ऑब्जेक्ट बाय हैंड, किसी चीज़ को हाथ से धक्का लगाना मस्कुलर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट कम्स टू अर्थ सरफेस, मतलब एक बॉल जो अपने किसी हाइट से फेंकी है अर्थ की सरफेस पर आकर रुक जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन वी रब आवर हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के हाथों को ऐसे एक दूसरे से घिसते, देखो होता है ऐसे, तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई आर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन लिक्विड गिवन ए स्पेशल शेप। जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लो होते हैं उनको एक स्पेशल शेप क्यों दिया जाता है, तो इसका आंसर है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड। देखो लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं, लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहते हैं, तो है ना, यहाँ आप चाहो तो लिक्विड लिख लो, बस इतना सा अंतर है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड देन दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, तो उनको क्या करना होता है, उनको फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है, जो फ्रिक्शन उनके ऊपर लगता है, ठीक है, उसको उनको कम करना पड़ता है, एक्टिंग ऑन देम। देयरफॉर एफर्ट आर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट यानी उपाय करना होंगे जो कि फ्रिक्शन को कम कर सकें। दस सच ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसलिए उनको कुछ स्पेशल शेप दिए जाते हैं। सच शेप आर कॉल्ड स्ट्रीम लाइन शेप, उनको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड देम लेस फ्रिक्शन, जो कि स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी है उसको लेस फ्रिक्शन मिलता है। कैसा फ्रिक्शन मिलता है, लेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन, क्वेश्चन 18, हाउ कैन नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेसिडेंशियल एरिया, राइट एनी 3 सॉल्यूशंस। तो बच्चों द नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड इन रेसिडेंशियल एरिया एज फॉलोज। पहला, ऑल नॉइसी ऑपरेशन कैन बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया, मतलब नॉइसी ऑपरेशन मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे बहुत आवाज़ होती हो, ठीक है, उनको रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखो, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हों जहाँ पर, है ना, उनको। नेक्स्ट है, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया, जो नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ है मतलब बड़ी बड़ी मशीनें जहाँ लगती हैं उन मशीनों वाली इंडस्ट्रीज़ को दूर लगाएं। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, कम से कम हॉर्न का यूज़ करें गाड़ियों के, और हॉर्न भी ऐसे सिंपल से लगाएं, बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले लाउडर आवाज़ के ना लगाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 19 है, सपोज यू आर आउट ऑफ द हाउस एंड देयर इज एन अर्थक्वेक, मतलब आप घर से बाहर हैं, कहीं पर बाहर गए हैं और वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है। देन व्हाट प्रिकॉशन विल बी
विल यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए आप क्या क्या कंडीशन यूज़ कर सकते हो या क्या क्या सावधानी रख सकते हो, ठीक है। तो आंसर है इफ़ वी आर आउटसाइड होम देन वी शुड फाइंड अ क्लियर स्पॉट, हमें क्या करना चाहिए कि एक क्लियर स्पॉट फाइंड करना चाहिए अवे फ्रॉम बिल्डिंग, जो बिल्डिंग से दूर हो, ट्रीज पेड़ों से दूर हो, एंड ओवरहेड पावर लाइन हो, जिसके ऊपर कोई बिजली की लाइन बनी हो, मतलब खाली मैदान हो। इफ़ वी आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट, तो बाहर मत आना। वी शुड आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली एट अ क्लियर स्पॉट, किसी साफ रास्ते पर धीरे धीरे चलते रहो, रुकना भी नहीं। वी शुड नॉट कम आउट ऑफ कार और बस टिल द ट्रेमर स्टॉप, जब तक कि ट्रेमर मतलब कि ये दुर्घटना खत्म नहीं हो जाती है तब तक रुकना नहीं है। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आया था कल आपको, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या दिया इसके अंदर, द मैग्नेटिक नीडल, ये डायग्राम दिया था और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल है ना, डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर्स, डायग्राम में, ठीक है, यहाँ से सेल से करंट आ रहा है और यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है ना। तो राइट एनी 3 रीजन वाई द नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट, कि नीडल डिफ्लेक्ट क्यों नहीं, उसके क्या कारण है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों बताता हूँ आपको। तो इसके रीज़न है बच्चों, बल्ब में भी फ्यूज्ड हो सकता, बल्ब भी खराब हो, कनेक्शन ऑफ द सर्किट में भी लूज, कनेक्शन भी लूज हो सकते हैं, इन सॉल्यूशन में नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये वायर डालें इसके अंदर से करंट फ्लो ही नहीं होता हो, ठीक है। ये तीनों रीज़न हो सकते हैं। ये भी है, इलेक्ट्रिक करंट में भी सच अ लो इंटेंसिटी दैट इट विल नॉट बी एबल टू ग्लो द बल्ब, मतलब यहाँ पर बल्ब से दिया है क्वेश्चन को, है ना, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन वाला था, बात एक ही है, ठीक है। तो तीनों आंसर 1 2 तीनों, 1 2 तीनों आंसर आप करें, बहुत बढ़िया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, अभी बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। ड्रॉ डायग्राम ऑफ विंग डिफरेंट, सॉरी शोइंग या विंग आ गया मैं नाम से जल्दी से, ड्रॉ डायग्राम शोइंग डिफरेंट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के जो ये रीजन है इन अलग अलग रीजन को आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना था, इसमें 3 पार्ट आपको बताना था। एक आउटर जोन लिखना था, ये आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन, या आउटर जोन लिखना था सिर्फ आपको, ये सबसे बाहर वाले में क्या लिखना था, आउटर जोन, आउटर जोन। और फिर ये होता है आपका मिडिल जोन है, मिडिल जोन या मॉडरेटली हॉट, मिडिल जोन, इसके आगे आप लिख सकते थे ऐसे मॉडरेटली हॉट, और लीस्ट हॉट सबसे नीचे लिखते, और उसको इनर मोस्ट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर मोस्ट जोन। तो देखो जिधर आपने आउटर जोन लिखा है इसके पास में यहाँ लिख सकते थे हॉटेस्ट जोन, यहाँ पर मॉडरेटली जोन है ना, और सबसे ये जो दिख रहा है ये इनर मोस्ट जोन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट जोन। और लीस्ट हॉट, क्या लिखते हैं, लीस्ट हॉट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना था अपने को, मॉडरेटली हॉट, मतलब इन दोनों ना, इससे कम और इससे ज़्यादा, ऐसा हॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसी में आपको एक और क्वेश्चन था, वो ए क्वेश्चन था, अभी बी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का। विच जोन ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए वो कौन सा जोन यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या बच्चों, तो इसका आंसर है द गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, आखिरी जोन फ्लेम का, विथ मेटेलिक ब्लो पाइप, जिसके अंदर एक मेटेलिक ब्लो पाइप होता है, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही पूछा था उन्होंने रीज़न नहीं पूछा था, इसलिए रीज़न हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है,
एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस एक ऐसी टाइम होता है जब बच्चों में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। व्हाट शुड बी द डाइट प्लान, उनके लिए खाने का क्या प्लान होना चाहिए फॉर अ टीनेजर, किसके लिए, टीनेजर के लिए जो बड़ा हो रहा है अभी, है ना, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर। तो इसका आंसर बच्चों देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हैज द डाइट फॉर द एडोलसेंस हैज टू बी केयरफुली प्लान, ही शुड बी प्लान बैलेंस डाइट। तो बच्चों यहाँ तक आप नहीं भी लिखो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा दिया है, आपका आंसर यहाँ से होना चाहिए। द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल। हमारे खाने में मील्स मतलब होता है हमारा खाने में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट विटामिन होना चाहिए और मिनरल भी होना चाहिए। इन रेक्यूसाइड प्रोपोर्शन मतलब ज़रूरत जितनी है उतना ही होना चाहिए। इन द मील रोटी, राइस, दाल मतलब रोटी होना चाहिए, चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए। एंड वेजिटेबल शुड बी इंक्लूड, वेजिटेबल भी होना चाहिए। मिल्क इज़ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, मिल्क भी होना चाहिए, वो अपने आप में बैलेंस है वो। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट भी नरिशमेंट देते ही हैं। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफी वेजिटेबल मतलब आयरन जो होता है वो ब्लड के अंदर अच्छा रहता है, तो लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। जैजरी मतलब गुड़, ऐसी चीज़ें खाना चाहिए। चिकन, साइट्रस इंडियन, गॉसबेरी मतलब आंवला खाना चाहिए, गुड फॉर एडोलसेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। एडोलसेंट्स शुड नॉट ईट पैक्ड और टिंड स्नैक, जो पैक किया हुआ खाना होता है, चिप्स और ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। एज दे डू नॉट हैव एडुकेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, पेट भरने के लिए होती है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अगला है वाई डज द वॉइस ऑफ सम टाइम बॉयज, वाई डज द वॉइस ऑफ बॉयज, वॉइस ऑफ बॉय लड़कों की आवाज़ जो है समटाइम स्टार्ट क्रैकिंग, क्रैकिंग होने लग जाती है या हार्श हो जाती है एज कंपेयर टू द गर्ल्स, लड़कियों की आवाज़ से। तो इसका आंसर है बिकॉज बॉयज लारिंग्स, बिकॉज बॉयज़ का जो लैरिंग्स होता है इज़ बिगर एंड वोकल कॉर्ड बड़ा होता है। लैरिंग्स मतलब गले के अंदर एक हड्डी सी दिखती है ना आपको, आपके गले में हाथ रखना आप जो भी बॉयज़ हो, आपको एक हड्डी सी दिखाई देगी, वो लैरिंग्स कहलाता है, वो थोड़ा बड़ा होने लग जाता है। एंड वोकल कॉर्ड जो होती हैं जो आवाज़ निकालने के लिए मदद करती है आर लेंथन, वो भी लंबी होने लग जाती है और थिकन यानी मोटी होने लग जाती है। एज द लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड आर गोइंग थ्रू दिस स्टेज या दिस फेज, क्योंकि लैरिंग्स और जो वोकल कॉर्ड है वो जिस स्टेज से चल रही है, इट कॉजेज द वॉइस टू क्रैक एंड हॉर्स, इसकी वजह से हमारे वॉइस जो है वो क्रैक या हॉर्स हो जाती है वॉइस की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन केस ऑफ फायरमैन स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई ऑफ द एरिया बिफोर यूजिंग द वाटर, वाई डज दे डू दिस, राइट द रीज़न, मतलब जब कभी भी आग लगती है तो हमारे एरिया की लाइट को पहले काट दिया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया इज़ नॉट शट ऑफ एंड वाटर इज़ पोर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और बिजली से चलने वाली चीज़ों पर पानी डाला जाएगा, देन इलेक्ट्रिसिटी में पास थ्रू वाटर, तब बिजली उस पानी में से जा सकती है एंड हार्म द फायरमैन, और उस फायरमैन को नुकसान हो सकता है। इसी का बी पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 सब्सटेंसेज विच शो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर 4 चीज़ों के नाम। तो बच्चों उसका नाम है कॉपर वायर, आयरन प्लेट, सॉल्ट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नमक मिला हो पानी के अंदर, और एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का। राइट द टाइप्स ऑफ नर्व सेल फाउंड इन रेटिना एंड देयर फंक्शन, हमारी आँख के अंदर जो रेटिना होता है उसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, उनके नाम बताना है आपको और उनके फंक्शन। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ नर्व सेल। पहला रॉड्स, रॉड्स क्या करते हैं, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो डिम लाइट में हमको दिखाते हैं। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो कि चमकीले लाइट में भी हमको देखने में मदद करते हैं। राइट एनी 2 मेजर ऑफ आई केयर, आँख को साफ रखने या अच्छे रखने के लिए, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमको क्या क्या केयर करना चाहिए, क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं हमारी आंखों को अच्छा रखने के लिए। तो आंसर है बच्चों इसका, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आइज एज फॉलोज, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम वी शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हमको अगर आँख में दिक्कत होती है तो हम एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। वी शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट फॉर रूटीन चेकअप ऑफ आवर आइज, अगर हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो तो रूटीन चेकअप कराएंगे।
टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आवर आइज, बहुत ज़्यादा और बहुत कम आँखें लाइट जो है हमारी आँखों के लिए ख़राब होती है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना ऑफ आवर आई, वो हमारे रेटिना को ख़राब कर सकता है। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, वी शुड नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, हम सन की तरफ हमको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर रब आवर आइज, हमको हमारी आंखों को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रीड बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमको नॉर्मल दूरी पर ही बुक पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पास नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपके वीडियो का परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। आप देखिए, औरों को शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई हेल्प लगे तो हमें मैसेज कीजिए, है ना, मतलब कमेंट कीजिए।